तो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है, अब डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन जो है वो फिजिक्स में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिजिक्स समझ नहीं आ सकती बिना डिफरेंशिएशन के। तो सोचो कि हमने क्लास 9-10 में भी फिजिक्स पढ़ी ही है, और हमने वहां पे कहीं पर भी डिफरेंशिएशन का नाम नहीं सुना, और ना ही हमने डिफरेंशिएशन कहीं यूज किया। तो सवाल है कि अगर डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट है, तो हमें 9-10 में डिफरेंशिएशन पढ़ाई क्यों नहीं गई, और उसके बिना फिजिक्स अगर हमें पढ़ाई गई तो डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मानी जाती है ना, वो मानी जाती है फिजिक्स। अगर किसी को समझना हो, वो क्लास 11th में आया, उसको फिजिक्स समझना है कि उसको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, तो उसको दो चीजें बहुत स्ट्रांग कर लेनी चाहिए। उन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना फिजिक्स हो ही नहीं सकती। अब ये कैलकुलस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का एक दूसरा नाम है जिसको बोला जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस का दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, जो दोनों ही पार्ट हैं एक कॉमन टॉपिक के, जिसको क्या कहा जाता है, कैलकुलस। अब कैलकुलस के बिना क्लास 11th और 12th की डिफरेंशिएशन, यानी क्लास 10th के बाद की जो डिफरेंशिएशन है, बिना कैलकुलस के तुम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, मतलब समझ ही नहीं सकते। तुम सोचो कि यार चलो मैं कैलकुलस अभी नहीं पढ़ता, मैं इसको स्किप करके क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देता हूं, तुम्हें हर दूसरे टॉपिक में प्रॉब्लम आएगी। और अगर तुम्हारा कैलकुलस स्ट्रांग हो तो तुम्हें हर एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब 70%, कम बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 70% टॉपिक्स डायरेक्ट कैलकुलस पे बेस्ड हैं क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बट ये है क्या, नाम तो बहुत सुन लिया हमने। तो कैलकुलस के अंदर दो टॉपिक्स हैं, वन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरे को बोलते हैं इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस। और हम आज की क्लास में तो सिर्फ डिफरेंशिएशन पे ही बात करें, क्योंकि एक ही बहुत बड़ा है, तो ऐसे दोनों नहीं कर सकते। ठीक है, तो है क्या, सोचो, हम एक एग्जांपल लेके सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फिजिक्स में कैलकुलस की नीड क्या है, जरूरत क्या है कैलकुलस की, कैलकुलस के बिना क्या प्रॉब्लम आती है, और कैलकुलस उस प्रॉब्लम को ठीक करने में हमारी कैसे हेल्प करता है। समझे। तो एक एग्जांपल लेते हैं क्लास 9th या 10th की फिजिक्स से, कि भाई हमने ये टॉपिक बिना कैलकुलस के पढ़ा था, अब देखें जरा इसमें क्या प्रॉब्लम थी जो हमें उसको कैलकुलस से ठीक करना है। जैसे मान लो क्लास 9th की फिजिक्स से एक टॉपिक लेते हैं हम, एक चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर, याद है। उसमें क्या हम करते थे कि जैसे ये एक बॉडी है, हमने बोला कि इस बॉडी पे हमने एक फोर्स अप्लाई करी, और उस फोर्स की वजह से ये बॉडी जो है वो एस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हुई। तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क आ जाता था। बट प्रॉब्लम क्या है, देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, हाँ ठीक है, वहां पे क्वेश्चन में क्लास 9th में क्वेश्चन में फोर्स भी दी होती थी, जैसे फोर्स दी 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दी 5 मीटर। हम भी 10 × 5 करके क्या करते थे, वर्क निकाल लेते थे सीधा 50 जूल। हम खुश भी हो जाते थे, हमें लगता था आंसर ठीक है, और ठीक भी होता था।
बट यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि सोचो, अगर रियल वर्ल्ड सिनारियो की बात करें, अगर रियल वर्ल्ड सिनारियो की बात करें तो अगर ये पूरा डिस्टेंस s है, मान लो ये 5 मीटर है जैसा हमने अपने एग्जांपल में लिया, और जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। लेकिन रियल वर्ल्ड की बात करें, जब तुम इस ब्लॉक को एक ग्राउंड पे ऐसे सरकाओगे तो ग्राउंड पे तो फ्रिक्शन भी होगा, और वो फ्रिक्शन हम ये मान नहीं सकते कि वो फ्रिक्शन पूरे 5 मीटर तक के लिए कांस्टेंट होगा, या एयर फ्रिक्शन भी होगा। कहने का मतलब यह है कि रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत मुश्किल है कि 5 मीटर तक लगातार एक फिक्स्ड फोर्स लगती रहे 10 न्यूटन की। अगर तुम पूरी कोशिश करके भी एक कांस्टेंट एफर्ट लगा के फोर्स लगाओगे ना, तो भी क्या होगा जानते हो? तुमने सोचा कि यार मैंने तो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई 5 मीटर तक, बट वो 10 की नहीं होगी। अगर मैं उसको बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर करूं, तो ऐसा हो सकता है ना कि वो पहले 10.1 की हो, फिर एफर्ट तुम्हारा थोड़ा कम हुआ हो, तुम्हें भी ना पता चला हो, तुम्हारी मसल्स हल्की सी वीक हुई हो, और वो फोर्स 9.9 की हो गई हो। या तुम बोलो कि 10.1 तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, ऐसा तो पक्का हो सकता है ना कि 10.001 न्यूटन तो हो ही सकती है ना वो, जो हमें पता ना चले। तुम बोलो नहीं हमें तो यह भी पता चलेगा, तो 10.0000001 न्यूटन तो हो सकती है ना वो, जिसका हमें ना पता चले। इसका मतलब यह है कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि पूरे 5 मीटर तक फोर्स 10 न्यूटन कांस्टेंट रहे। पर हमने ऐसा माना, हमारे 9th के क्वेश्चंस में भी यही था कि 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, चलो 5 मीटर तो फिर भी कम डिस्टेंस है, 10 मीटर, 20 मीटर, तो क्या होगा? हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सिर्फ रियल वर्ल्ड, सब रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के लिए नहीं है, वो एक एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आया? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। वो कह रहा है बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ो, मान लो कि पूरे 5 मीटर तक 10 न्यूटन की फोर्स लगी, मान लो, तो बताओ वो अब कितना है? तो क्या होता है कि अगर अगर हम 9-10 तक की फिजिक्स ही पढ़ते रहें और उसी मेथड से पढ़ते रहें, तो हम कभी भी एक्चुअल में क्या हो रहा है उस चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम एवरेज वैल्यूज में ही खेलते रह जाएंगे, डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, ऊपर ऊपर का ही खेल चल रहा है बिल्कुल। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लो और फिर हम देखेंगे कि कैलकुलस इस चीज को कैसे सॉल्व करता है। एक और एग्जांपल लो, मान लो तुम एक सिटी से चले, मान लो तुम एक सिटी ए से चले, यहां से तुमने चलना शुरू किया ए से, ठीक है, और तुम यहां सिटी बी तक पहुंचे, और ये डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और तुम्हें लगे 4 घंटे। कार में तुम चले ए से बी तक, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तुमने 4 घंटे में कवर किया, तो तुम्हारी जो स्पीड रही, तुम्हारी स्पीड क्या रही? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200/4, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। बट ये एवरेज स्पीड है ना, 4 घंटे तक बंदा चल रहा है सड़क पे, तो क्या वो कांस्टेंट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। ऐसा हो सकता है कि पहले 1 घंटे में उसे ट्रैफिक ना मिला हो तो वो 100 किलोमीटर चल दिया, अगले 3 घंटे में बड़ा ट्रैफिक हो तो अगले 100 किलोमीटर चलने में 3 घंटे लग गए, लेकिन एवरेज तो तब भी 50 ही रहा। मतलब तुम यहां ए से चले, तुम यहां ए से चले, तुम बी तक पहुंचे, और तुम्हारे दोस्त ने पूछा कि कितनी स्पीड से आए, तुमने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, वो बोला गलत, तुम तो एवरेज बता रहे हो। मैंने एवरेज नहीं पूछा, मैंने तो स्पीड पूछा। अब ये क्वेश्चन कोई लॉजिकल बना? कोई लॉजिकल नहीं बना। स्पीड मतलब क्या? हम सब सोचते हैं कि स्पीड बड़ा अच्छा वर्ड है, कि स्पीड हमको पता है क्या होती है, कि स्पीड एक वर्ड है। मैं कहता हूं फिजिक्स में स्पीड कोई वर्ड है ही नहीं।
स्पीड क्या होगी? ये एवरेज स्पीड। सोचो तो सही, ये पूछ रहा है तुमसे तुम्हारी स्पीड क्या है, तुम 50 बोलते हो, वो कह रहा नहीं तुम तो एवरेज स्पीड बता रहे हो, मैं तो स्पीड पूछ रहा हूं, तो उसका क्वेश्चन ही गलत हो गया, यानी स्पीड निकाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर वो एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब है वो ये जानना चाह रहा है, अगर उसने बोला कि नहीं तुम तो एवरेज स्पीड बता रहे हो और मैं एवरेज स्पीड नहीं पूछ रहा हूं, तो हम उसको बोलें कि ठीक है भाई तेरे को एवरेज नहीं सुननी, तो तू ये बता कि मैं कितने बजे की बताऊं, कि भाई मेरी स्पीड तो हर बार अलग ही थी। मैं अगर यहां से 9 बजे निकला सुबह, अगर मैं यहां से 9 बजे निकला और मैं यहां पे पहुंचा, मान लो मैं यहां पे पहुंचा 9 और 4 घंटे लगे ना मेरे को, 1 PM, ठीक है, 9 AM निकला और 1 PM पहुंचा, वो कह रहा नहीं मेरे को एवरेज स्पीड नहीं सुननी, तो मैं उससे, मेरा अगला सवाल क्या होगा, मैं उसको ये बोलूंगा कि ठीक है एवरेज स्पीड नहीं बताता, मेरी तो हर टाइम पे स्पीड अलग थी, तू बता तेरे को किस टाइम पे स्पीड चाहिए। वो बोले कि 9:30 40 सेकंड पे तुम्हारी स्पीड क्या थी, ये बताया जा सकता। बट अगेन इट इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड स्पीड। इसके लिए एक और टर्म है फिजिक्स में जिसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। समझ गए? एक तो एवरेज स्पीड होती है, दूसरी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब है स्पीड तो अपने आप में कोई वर्ड ही नहीं बना, स्पीड तो एक जनरल वर्ड है, इट इज नॉट अ क्वांटिटी जिसको निकाला जा सके। निकाल तो तुम दो ही चीजें सकते हो, या तो एवरेज स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, लेकिन एवरेज स्पीड निकालने में तो बड़ी प्रॉब्लम है। वो बोले कि भाई 9:30 40 सेकंड पे तुम्हारी स्पीड क्या थी। अब मैंने कोई नोट थोड़ी करी है, अब मैं थोड़ी ना एक एक मिनट की नोट कर रहा हूं। अब मान लो मैं साइकोपैथ हूं, मान लो मैंने रिकॉर्ड करी हो, मैं पागल हूं एकदम, मैं रिकॉर्ड करके लाया हूं एक एक मिनट की, लेकिन वो बी पे जो मुझे मेरा दोस्त मिला वो मेरे से भी बड़ा पागल है। मैंने उसको बोला कि ठीक है 9:30 पे या 40 सेकंड पे मेरी स्पीड थी 57 km/h। वो बोलेगा कि भाई एक सेकंड में तो 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो मैं तो मिली सेकंड की पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं 9:30 40 सेकंड 50 मिली सेकंड पे तुम्हारी स्पीड क्या थी। क्योंकि अगर मैं, सोचो लॉजिकली सोचो, अगर मैं निकाल भी लेता हूं एक एक सेकंड की, लेकिन हर एक सेकंड में भी तो स्पीड चेंज होगी। एज अ ह्यूमन बीइंग मान लो मैं उसको मेजर नहीं कर सकता, लेकिन चेंज तो होगी, है ना? कोई मशीन से मेजर करें तो हर एक सेकंड का चेंज हम नहीं मेजर कर सकते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि स्पीड चेंज नहीं हुई होगी? 9:30 40 सेकंड से लेकर 9:30 41 सेकंड तक भी स्पीड चेंज तो हुई होगी, चाहे माइक्रोमीटर पर सेकंड में चेंज हुई, लेकिन चेंज तो हुई होगी। अच्छा, अगर कोई हर एक मिली सेकंड का भी बता दे, क्या तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हर एक मिली सेकंड का भी अगर मैं नोट कर रहा हूं बैठ के कि इतने मिली सेकंड पे स्पीड ये थी, इतने मिली सेकंड पे स्पीड ये थी, इतने मिली सेकंड पे स्पीड ये थी, तो मिली का भी अगर मैं और छोटे पार्ट्स करूं तो माइक्रो सेकंड बनते हैं, माइक्रो सेकंड के भी और छोटे पार्ट करूं तो नैनो सेकंड्स बनते हैं। एक मिली सेकंड में भी स्पीड चेंज हुई है, एक मिली सेकंड से दूसरे मिली सेकंड तक, लेकिन हो सकता है कि एक इंसान इतना कैपेबल ना हो कि उस चेंज को मेजर करे, और कोई मशीन भी इतनी कैपेबल ना हो कि उस चेंज को मेजर करे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि चेंज नहीं हुई, हो सकता हुई हो और हुई ही होगी। यानी कि अगर हम एक ऐसा टाइम निकालना चाहते हैं, अगर हम एक ऐसा टाइम निकालना चाहते हैं जहां पर चाहकर भी स्पीड चेंज ना हुई हो, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अगर कोई बोल दे हर एक सेकंड की बता दे, हर एक सेकंड की बता दे कि 9:30 40 सेकंड पे इतनी थी, 9:30 41 सेकंड पे इतनी थी, 9:30 42 सेकंड पे इतनी थी, तो भी तुम्हें पता है वो एवरेज ही बता रहा है, एक एक सेकंड का एवरेज बता रहा है। अगर उस एक सेकंड में बहुत बार चेंज हुई हो तो वो मिली सेकंड क्या बताना शुरू कर दे, लेकिन अगर उस मिली सेकंड में भी बहुत बार चेंज हुई हो तो वो माइक्रो सेकंड का बताना शुरू कर दे, माइक्रो सेकंड में भी बहुत बार चेंज हुई हो और हुई होगी। अगर मैं बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज, फ्यूचर में कभी बनेगा ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आज की डेट में नहीं है, उससे मेजर करूं जो एक एक नैनो सेकंड का ख्याल रखे, तो वो मुझे बताएगा कि बेटा हर माइक्रो सेकंड में स्पीड चेंज हुई है,
चाहे 0.00000001 मीटर सेकंड पर सेकंड ही चेंज हुई हो। समझ में आया? तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को ब्रेक करते 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 इतने छोटे टाइम इंटरवल पे पहुंचूं जहां पे चाह के भी स्पीड चेंज हो ही ना, तो तुम जानते हो ना कि वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। समझ में आया कि वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा। इतना छोटा टाइम इंटरवल, इतना छोटा टाइम इंटरवल, कितना छोटा, कितना छोटा, जितने टाइम के लिए हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं। सोचो, जितनी देर में तुम सोचोगे मैं प्रेजेंट में हूं, उतनी देर में तो वो पास्ट हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कितनी देर के लिए प्रेजेंट में रहते हो, तुम बोलो कि रहते तो हैं, बट वो टाइम इतना छोटा है कि बता नहीं सकते, क्योंकि जितनी देर में तुम सोचोगे भी ना, वो टाइम 1000 बार निकल चुका होगा। इतना छोटा टाइम इंटरवल जिसमें चाह के भी बंदा स्पीड अपनी चेंज ना कर पाए, उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड बताई जाएगी वही एक्चुअल स्पीड होगी, बाकी सब एवरेज होंगी। समझ में आया? इसे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाकी तो सारी एवरेज होंगी। कोई बोले मैं तो एक एक सेकंड का नोट करके बैठाऊंगी, भाई एक सेकंड में तो 1000 बार स्पीड चेंज हो सकती है। अगर वो लड़े कि नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद नहीं नाप पा रहा, तो अगर कोई नाप नहीं पा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तुम्हारे पास उतनी प्रिसाइज मशीन नहीं है मेजर करने की, बट चेंज तो हुई होगी। इतने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड में निकालूंगा उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाकी सब एवरेज है। समझ में आई बात? तो अगर मैं कैलकुलस नहीं यूज करता तो मैं हमेशा एवरेज वैल्यूज में ही खेलता रह जाऊंगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कैलकुलस तुम्हें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने को देता है। ये वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकाल पाते हैं। ऑब्वियसली इतने छोटे इंटरवल के लिए मिली सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, इतने छोटे टाइम इंटरवल के लिए कोई बैठ के मेजर कर सकता है क्या? इतना 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 इतना। तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम इनडायरेक्ट मेथड, एंड दैट इनडायरेक्ट मेथड इज कैलकुलस। अगर कैलकुलस ना होता तो तुम हमेशा एवरेज वैल्यूज की बात करते रह जाते कि यार इतने इंटरवल में इतने, कोई पूछे कि नहीं नहीं एग्जैक्ट बताओ इतने बजे कितने, हमें नहीं पता यार एग्जैक्ट कितने, हम तो एवरेज में ही बता सकते हैं। और एवरेज वैल्यूज रियल वर्ल्ड सिनारियोज को नहीं बताती है ना। रियल वर्ल्ड की बात चल रही है तो इंस्टेंटेनियस की बात होनी चाहिए, अभी कितना, अभी कितना, अभी कितना, अभी कितना। वो बिना कैलकुलस के नहीं हो सकता। तो अगर तुम कैलकुलस नहीं पढ़ते हो तो तुम रियल वर्ल्ड की बात नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? तो जरा नाम पकड़ो, अभी बात समझ में आ जाएगी। नाम पकड़ो इसका, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, तोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। अब मेरे डिस्कशन से तुम्हें आइडिया लगा होगा छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का मतलब क्या। इतने छोटे हिस्सों में तोड़ दो, किसको तोड़ दो? टाइमलाइन को तोड़ दो, कि इतने कम टाइम तक तुम पहुंच जाओ कि कोई क्वांटिटी चेंज हो ही ना पाए, उतने कम टाइम। उस टाइम के लिए उसकी वैल्यू को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया। समझ में आया? डिफरेंशिएशन शुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज वाई डिफरेंशिएशन। अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन यूज क्यों करना है। समझ में आई बात? डिफरेंशिएशन यूज क्यों करना है, और दूसरा कैसे करना है। अगर तुम्हें यह सिखाना हो डिफरेंशिएशन यूज कैसे करना है, भाई वो तो मैं 6th क्लास के बच्चे को सिखा सकता हूं, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आएगा कि क्यों करना है। और यही सबसे मेजर बात है। डिफरेंशिएशन क्या है भाई? a प्लस बी होल स्क्वायर सिखाना हो तो सिंपल बोलेंगे भाई पहले का नंबर का स्क्वायर कर दो, दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दो, तीसरे को मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर दो, तीनों को ऐड कर दो, किसी को भी सिखा दो। लेकिन लॉजिक पकड़ना पड़ता है कि a प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है। यहां पे तुम्हें पहले लॉजिक सिखाया जा रहा है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, क्यों यूज करनी है, बिना उसके क्या प्रॉब्लम आएगी। अब तुम्हें सेकंड पार्ट में, अभी तो मैं इस पे थोड़ा और डिस्कस करूंगा, सेकंड पार्ट में तुम्हें यह सिखाया जाएगा डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली
यूज कैसे करना है, क्या फॉर्मूले हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो तो बच्चों का खेल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम सिर्फ डिफरेंशिएशन को यूज ही करना सीख लो, यहां ऐसे यूज करना है, तो तुम खुद से कभी नहीं लगा पाओगे। किसी क्वेश्चन में बोला होगा कि डिफरेंशिएट करो तो तुम कर दोगे, खुद से नहीं दिमाग लगा पाओगे कि यहां डिफरेंशिएशन लगनी चाहिए। उसके लिए पूरा डिस्कशन जरूरी है कि डिफरेंशिएशन को यूज क्यों करना है। तो डिफरेंशिएशन इज द नेम ऑफ द टॉपिक। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसका मतलब है कैलकुलस का कोई काम जोड़ने से रिलेटेड भी है, बट वो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। और जब हम इसको किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं हम उसे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। और जो डिफरेंशिएट करके आंसर आता है उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। बट ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। तो ये डिस्कशन समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि जो तुम ब्रेक करो वो टाइम लाइन को ही करो। अगर मैं फोर्स और वर्क वाला एग्जांपल देखूं तो फोर्स समय के साथ नहीं बदल रही, डिस्टेंस के साथ बदल रही है। स्पीड किसके साथ चेंज हो रही थी? टाइम के साथ। लेकिन फोर्स किसके साथ चेंज हो रही है? डिस्टेंस के साथ। बट ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन होंगे आगे कि जो जिसमें फोर्स भी टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। बट अभी ये जो वर्क वाला एग्जांपल हम देखें, इसमें फोर्स हमारी कैसे चेंज हो रही है? डिस्टेंस के साथ। तो फिर डिस्टेंस को इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो कि इतना छोटा डिस्टेंस हो, इतना छोटा डिस्टेंस हो जिसमें चाहकर भी फोर्स चेंज ना हो पाए। ये फंडा है, ठीक है। अब ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जहां पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आ जाएं, जहां पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आ जाएं, किसी भी टॉपिक की बात कर लो, ये नहीं कि स्पीड वाले पे लगा लिया, फोर्स वाले पे लगा लिया, किसी भी टॉपिक में हमको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दोनों ही चाहिए होती है। और 10th तक तो सिर्फ एवरेज चाहिए थी क्योंकि हम उतना डेप्थ में नहीं जाते थे। बट अब हम उतना डेप्थ में जाएंगे तो हमें एवरेज से ज्यादा इंस्टेंटेनियस इंपॉर्टेंट होगी। जैसे अगर मैं क्लास 10th का भी कोई एग्जांपल उठाऊं, क्लास 10th में तुमने पढ़ा ओम्स लॉ, या फिर करंट और वो सब के फंडे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। जैसे ये वायर है, इस वायर का ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं ऐसे, तो तुम करंट निकालते थे। करंट आता था आई कि कितना चार्ज इसको पास किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में पास किया। जैसे हमको कहता था कि 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में इसको 300 कूलम का चार्ज क्रॉस किया, ठीक है, 300 कूलम तो बहुत ज्यादा, हाँ ठीक है, 300 कूलम का चार्ज क्रॉस किया टोटल 60 सेकंड। तो फाइंड द करंट। तो हम करंट निकाल लेते थे Q बाई टी, तो 300 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया, हम कहते थे 5 एम्पियर, यानी करंट कितना आ गया? 5 एम्पियर। लेकिन यहां पे जानते हो ये एवरेज वैल्यू है। अगर टोटल जो चार्ज हम देखें 60 सेकंड में, यानी पूरे 1 मिनट में 300 कूलम का इसको चार्ज क्रॉस किया है, तो जरूरी थोड़ी है अब जो करंट है वो तो कूलम पर सेकंड में, 5 एम्पियर का क्या मतलब है? 5 कूलम पर सेकंड। तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक सेकंड में गिन के 5 कूलम का चार्ज ही क्रॉस किया हो इसको। हो सकता है पहले सेकंड में 10 कूलम किया हो, अगले सेकंड में कुछ भी ना किया हो, तो 2 सेकंड का एवरेज कितना आ गया? 10। तो ऐसे पूरा टोटल 60 सेकंड के लिए 300 कूलम चार्ज क्रॉस किया है, और उसके बेसिस पे हम बता रहे कि भाई 1 सेकंड में 5 कूलम किया, पर वो एवरेज वैल्यू ही ना। और इंस्टेंटेनियस निकालनी हो तो टाइम को बहुत छोटा कर लो,
फिर उस बहुत छोटे से टाइम में चेक करो कि कितना चार्ज क्रॉस किया, वो होगी ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन तो यहां भी लगेगा। दुनिया कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पे ये यूज नहीं हो सकता। समझ में आया? तो अब इसको हम आते हैं इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स पे कि सिंबल क्या है, सिंबल क्या है, डिफरेंशिएशन लगाते वक्त क्या यूज करना है, फॉर्मूले क्या हैं, नोटेशंस क्या हैं, कोर मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी तो हम जस्ट ये समझ रहे थे कि ये लगाना क्यों है। अब हम मैथमेटिक्स समझेंगे, फिर उस मैथमेटिक्स से और क्यों और क्या को दोनों को मिला के हम कैसे रिलेट करते हैं चीजों को, वो देखना। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, इसको पढ़ा जाता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पे। जैसे y इज समथिंग लाइक दिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी y की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x। सो जो हम बोल रहे हैं ना, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा सा डिस्टेंस का इंटरवल, उसको पता है फिजिक्स में डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। व्हेन वी राइट टी, इसका मतलब होता है टाइम। बट अब अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं बहुत छोटा सा टाइम, तो मैं उसे लिखूंगा डी टी, ऐसे, डी फॉर डिफरेंशिएशन। मैं इसको लिखूंगा डी टी। डी टी मीन्स वेरी 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 स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हूं तो डी एक्स मीन्स वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस, डीवी मीन्स वेरी स्मॉल वेलोसिटी, डीएस मीन्स वही डिस्टेंस, क्योंकि वो जो इक्वेशन है हमारी 9th वाली, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हम डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना ज्यादातर। तो डीएस मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डी डब्ल्यू वेरी स्मॉल वर्क, और यहां पे क्या था, डी आई था, डी आई वेरी स्मॉल करंट, डी क्यू वेरी स्मॉल चार्ज। तो डी लगा देते हैं हम लोग, समझ गए? तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली किन टॉपिक्स में ये यूज होता है, ये उन टॉपिक्स में यूज होता है जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर, कि एक कैसे चेंज हो रही है दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया, स्पीड का, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमने किसका एग्जांपल लिया, करंट का, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। इसलिए डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है ना, जब तुम्हारे पास y है एज अ फंक्शन ऑफ x, देखो क्वेश्चन में टाइम हो, डिस्टेंस हो, वर्क हो, चार्ज हो, करंट हो, हम तो एक जनरल नोटेशन पे चलेंगे ना, हम तो एक जनरल नोटेशन पे चलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y और x में चलेंगे। अब क्वेश्चन में देख लेना ना कि y क्या है और x क्या है। मैं तो जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, और जनरल फॉर्मूला बताने के लिए हम क्या सिंबल्स यूज कर रहे हैं, y एंड x। ठीक है, सो धीरे धीरे समझो, कोई जल्दी नहीं। When y is given as a function of x, using the formula of differentiation, we can find dy by dx. इसकी मदद से निकाला जा सकता है dy by dx, which is basically very small change in y divided by very small change in x. This is called rate of change of y with respect to x, or derivative of y with respect to x
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज के लिए यूज करा जाता है डेल्टा व्हेन इट इज एनी टाइप ऑफ चेंज, बट इफ इट इज वेरी स्मॉल चेंज देन d। डेल्टा इज जनरली रिप्रेजेंट टू शो अ बिग चेंज, बड़ा चेंज। जैसे टाइम चेंज हुआ 2 सेकंड से 5 सेकंड, तो वो जो 3 सेकंड का इंटरवल है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से। बट ये जो चेंज है डिफरेंशिएशन के अंदर वो तो वेरी स्मॉल चेंज है, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो जब हमें y दिया हो, अभी तुम उस डिस्कशन से इसको हम जोड़ेंगे। अभी सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट समझ रहे हैं। मान लो कि हमने पुराना वाला डिस्कशन किया ही नहीं, तो हम सिर्फ अभी इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझ रहे हैं कि सिंबल्स कैसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, सो अगर हमें y दिया हो फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन कोई टॉपिक है, मान लो डिफरेंशिएशन एक मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स का छोड़ो, बोलो मैथ्स का एक टॉपिक है। अगर हमें दिया हो y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएशन हमें क्या निकालने को देता है? dy बाय dx, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल चेंज इन x। इतना समझ में आ गया? ठीक। सो अब सवाल है कि निकालें कैसे। मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, पहले हम उस फॉर्मूले पे ही चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। व्हेन वी आर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन ऑन अ फंक्शन, जब हम डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं उसे कहा जाता है डिफरेंशिएट करना। समझ गए? जैसे अगर तुम a प्लस बी होल स्क्वायर पे लगा रहे हो, खोल रहे हो, मतलब फॉर्मूला लगा रहे हो, तो तुम कहोगे मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, है ना? ऐसे ही जब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला किसी फंक्शन पे लगाते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है उसे dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ना, ये तो हम हाउ वाले पार्ट पे आ गए कि लगाना कैसे है, ये तो बच्चों का खेल है। जैसे अगर हमें दिया हो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर हमें दिया हो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये पहला फॉर्मूला है। अभी ऐसे बहुत सारे आएंगे कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ यहां तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5। यहां तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, और डिफरेंशिएट x टू द पावर 5। सिर्फ इतना भी लिखा हो सकता है, या फिर ये भी लिखा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन वो ऑब्वियस है कि अगर ये x का फंक्शन है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करें। ठीक है, डिफरेंशिएट x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला लगाओ, लेट y बी x टू द पावर 5, सो dy बाई डी एक्स। सोचो क्या कह रहा है फॉर्मूला कि x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना हो तो पावर को आगे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका 5 आगे आ जाएगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। So this will be called the derivative of y with respect to x or rate of change of y with respect to x। समझ आ रहा है? इसको नोट कर लो।
ठीक है, पहले तो हम सिर्फ इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हम इसको रिलेट करेंगे कि जो हमने वो स्टार्टिंग में पढ़ा था और फिजिक्स में जो हम करने वाले हैं उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना है। अभी हमारे क्वेश्चन है सिर्फ, मतलब प्रॉपर मैथ्स है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू, हो सकता है ये सिर्फ फंक्शन दिया हो, y इक्वल टू करके ना दिया हो तो खुद ले लो, क्योंकि कुछ सिंबल तो रखेंगे हम उधर, dy बाई डी एक्स तभी तो शो करेंगे। मतलब मान लो क्वेश्चन में ही दिया या मान लो नहीं दिया, हम खुद ही y मान लेंगे इसको, और क्या, y रख लो, t रख लो, p रख लो, j रख लो। ये 3 क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, डिफरेंशिएट करते टाइम क्या होता है कि सारी टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, और बीच में अगर प्लस माइनस का जो साइन है वही रखो। ठीक है, सॉल्यूशन पहला करते हैं। लेट इसको हम लोग y मान लें। देखो स्कूल के फर्स्ट टर्म में यूटीज वगैरह में डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें एक क्वेश्चन में तुमको उस बेसिस पे करा देता हूं कि हमको पता लग जाए कि इसका पैटर्न क्या है। क्वेश्चन को जब लिखना है तो एग्जाम में कैसे लिखना है, तो जब तुम ऐसे लिखते हो ना, डिफरेंशिएट करने से पहले हमें लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स, फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, हर एक टर्म के साथ लिखो। ये समझ में आया? क्योंकि हम देख जैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसको हमने डिफरेंशिएट करा तो हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन y यही तो है, तो मैं ये भी तो लिख सकता था d ऑफ x टू द पावर 5 बाई डी एक्स, है ना? ये जो है d ऑफ x टू द पावर 5 बाई डी एक्स ही तो है। ये यही तो है। तो क्या करते हैं हम, जब डिफरेंशिएट करने से पहले हम ऐसा लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, बीच में प्लस का साइन था, डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब, बीच में माइनस का साइन था, डेरिवेटिव ऑफ 5। ठीक, सो अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये कितना हो गया, जब पावर आगे आएगी ना तो अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, और ये हो गया 0। हाँ, कहां पे क्वेश्चन में स्क्वायर लिया था? तो फिर ये 4x बचेगा, और
0 क्यों होगा ये? हाँ, यहां पे x की पावर क्या है? 0, तो 0 आगे मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ये तो हो गया मैथमेटिकली। लॉजिकली सोचो, ये क्या बता रहा है कि हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज हाउ y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जिसमें x है ही नहीं, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 0। वो चेंज ही क्यों होगा? जिसमें x है ही नहीं वो चेंज ही क्यों होगा? ठीक है, सो dy by dx इज ये 3x² प्लस 4x। समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन यहां तो ट्राई करो एक बार। हम्म, सो इसको y मान लें तो dy बाई डी एक्स होगा 3 √x। रूट का मतलब होता है पावर है 1/2, तो 1/2 पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। आगे वाली टर्म्स तो सेम है, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4x। ओ सॉरी, फर्स्ट वाले का देख लिया। 3x, इसका डेरिवेटिव 3x², 9 का डेरिवेटिव 0। सो x की पावर 1/2 माइनस 1, -1/2 तो पावर आ जाएगी नीचे 3/2, x की पावर 1/2 प्लस 3x²। अब एक शॉर्टकट समझ लो, टाइम बचेगा तुम्हारा, जल्दी हो जाएगा कि जहां पर भी √x हो उसको डिफरेंशिएट करके देखो। 3 तो एज इट इज रहा, नीचे आ गया 2 √x, x की पावर 1/2 भी क्या है? 2 √x। तो एक शॉर्टकट यहां पे तुम याद रख लो, डेरिवेटिव ऑफ √x विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 √x। शॉर्टकट, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव 15x की पावर 4, 15x की पावर 4 हो गई पहली टर्म। अब यहां पे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो फॉर्मूला बताया है वो डिनोमिनेटर में लगाने लगते हैं। तुमने तो नहीं करी ये मिस्टेक? ये डिनोमिनेटर में नहीं लगेगा फॉर्मूला, न्यूमिरेटर में लाओ फिर लगेगा। जब इसको न्यूमिरेटर में लाए तो x की पावर क्या हो गई? -2, फिर वो -2 आगे मल्टीप्लाई हुआ इस -3 से, तो ये हो गया 6, और x की पावर हो गई -2 -1। सिमिलरली ये हो जाएगा 5 इंटू -3, x की पावर -3 -1। ठीक, ये सो अब ये जो हमने फॉर्मूले देखे, ये जो फॉर्मूले तो क्या देखे? एक ही फॉर्मूला देखा, और ये फॉर्मूला किसके लिए था? एक पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, x की पावर n के लिए। बट देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लॉग फंक्शन है, उन सबके भी अपने अपने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले होते हैं। बट पहले अब हम रिलेट कर लें कि जो हमने इसका y पढ़ा था वो इस पे कैसे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अभी हमने क्या पीछे डिस्कस किया कि यार एक एक मिली सेकेंड की, एक एक माइक्रो सेकेंड की स्पीड बैठ के नोट तो करी नहीं जा सकती। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे कैसे बताई जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन उसको पॉसिबल बनाता। देखो,
कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज दिस। अब सोचो, अगर अगर डिफरेंशिएशन ये कहता है कि मैं तुम्हें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल के दूंगा, तो उसकी कोई डिमांड भी तो होगी कि उसे हमसे क्या चाहिए। तो उसे हमसे क्या चाहिए, एक मैथमेटिकल फंक्शन। वो हमसे पूछेगा कि बताओ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। हम बोले कि भाई डिफरेंशिएशन हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल के दे। वो कहेगा ठीक है, मुझे बताओ डिस्टेंस का फंक्शन क्या है टाइम की टर्म्स में। हम बोले नहीं, वो भी नहीं पता, फिर तो बेचारा डिफरेंशिएशन भी क्या कर ले। तो उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड है इफ अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हो टाइम की टर्म्स में, तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जा सकती है। कैसे, देखो जरा। अगर मैं कह रहा हूं कि बहुत छोटे से टाइम की बात चल रही है यहां पे, तो उस बहुत छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी तो बहुत छोटी होगी। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम ds बोलेंगे ना, s तो नहीं बोलेंगे। और उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, dt। तो उस जगह पे जो वेलोसिटी हुई वो ds/dt हुई कि नहीं। बस खत्म हो गया फिर क्वेश्चन, है ना। ds/dt, हमें इसे डिफरेंशिएट करना, खत्म। और t की जगह डाल दो जो डालना है। v हुआ ds/dt, जो कि हुआ ये, सीधा लिख दिया मैंने 3t² माइनस 2, है ना। और इसको मैं लिख दूं, इसको मैं लिख दूं vt, और हमें निकालना है v एट t इक्वल टू 2। या तो ऐसे लिख लो, यहां बचपन में वो 9th में पॉलिनोमियल्स करते थे ना, 10th में भी p ऑफ 2, वैसे लिख लो ये वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो t की जगह 2 डाल दो, 12 माइनस 2, ठीक 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर तुम t की जगह ये पुट करोगे, फॉर एग्जाम्पल, कभी करेंगे नहीं हम, टेंशन मत लो, तो क्या आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा। तो किसी भी टाइम पे निकाल लो, है ना। ये देख, 2 सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, किसी में भी निकाल लो, है ना। तो निकाल ली ना हमने। हमें लग रहा था पता नहीं क्या बड़ी सी चीज निकल के आएगी, सिंपली हमने निकाल ली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब वही तो जोड़ पाएगा इसको जिसको दोनों बातें पता होंगी। एक तो उसको यह पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, यानी उसको मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दूसरा, उसे यह पता होना चाहिए ना कि भाई वेलोसिटी ds/dt होता है। सोचो उसे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा आता है, ऊपर से यही ना पता हो वेलोसिटी ds/dt होता है, तो इस फंक्शन को देख के वो सोच ही नहीं पाएगा कि इसे डिफरेंशिएट करना मैंने। समझ में आई बात। सो वेलोसिटी ds/dt होता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, क्या एक्सेलरेशन dv/dt नहीं होता। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अरे वही फॉर्मूला 9th-10th वाले, सिर्फ डी लग गया है। जैसे पावर था वर्क अपॉन टाइम, अब वही पावर यहां पे हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर। जो तुमने पावर पढ़ा वो थी एवरेज पावर, वही पावर यहां पे हो जाएगी इंस्टेंटेनियस पावर, dw/dt। स्मॉल वर्क डन इन वेरी स्मॉल टाइम dt। सो एक्सेलरेशन इज अगेन वेलोसिटी का डेरिवेटिव, (3t² -2 का डेरिवेटिव 60, और किस पे बोला है, 2 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू
2 सेकेंड इज 6 इंटू 2, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? रिलेट हो गया? देखो कितनी सुंदरता से रिलेट हो गया, सब कुछ निकाला जा सकता है डिफरेंशिएशन से। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट करें। ऐसा नहीं इसको आंख बंद करके सिर्फ ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले पे लगाते रहो। हाँ, 90% क्वेश्चन इसी से होगा। अगर तुम्हें पता हो कि एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो 90% क्वेश्चन तो हो गए तुम्हारे 11th के। लेकिन हमें जो मीनिंग है वो भी पता होना चाहिए। अगर तुम्हें वर्क दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो तुम पावर निकाल सकते हो dw/dt। सो दूसरी बात ये कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है dv/dt, तो एक्सेलरेशन है d/dt ऑफ v क्या है ds/dt। तो इस लॉजिक से हम एक्सेलरेशन का एक और सिंबल निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज सिंपली कॉल्ड द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। ds/dt तो खुद सिंगल डेरिवेटिव है, एक्सेलरेशन इज सिंगल डेरिवेटिव ऑफ ds/dt, लेकिन डबल डेरिवेटिव ऑफ s, जिसको हम लिखेंगे ये। सो एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला है ये पॉलिनॉमियल फंक्शंस के लिए है। तो अब हमें फंडा समझ में आ गया, अब हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला ही तो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन पे डिपेंड करती है, यहां पे आ गया साइन थीटा। अरे तो फंडा तो वही रहेगा, बस एक ही चीज तो पता होनी चाहिए कि साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। फंडे में थोड़ी कोई चेंज आ जाएगा। तो हम बाकी के फॉर्मूले भी लर्न कर लें। पहला तो हो गया यही, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। होता क्यों है ये तो क्लास 11th के मैथ्स में तुमको इसके डेरिवेशंस कराए जाएंगे कि ये आए कहां से, अभी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं उस चीज की। तीसरा कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। चौथा टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। पांचवा कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव
देखो ln x का डेरिवेटिव, ln x मतलब log बेस ना, log बेस e, ln x मतलब log बेस e, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। मैथ की कोई किताब उठाओगे तो वहां पे सीधा लिखा होगा कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, क्योंकि मैथ में तो log x ही होता है ना ln x। और अगर कुछ और बेस हो, अगर कुछ और बेस हो, जैसे मान लो बेस है a, log एनी अदर बेस, तो डेरिवेटिव होता है 1/x ln a। डेरिवेटिव होता है 1/x नेचुरल लॉग a। ठीक, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x। e टू द पावर x के डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आता है। लास्ट टाइम बताया था ना e टू द पावर x क्या होता है। अगर हम उस e टू द पावर x के फंक्शन को एक्सपेंड करके लिखें, जरा ध्यान से देख लो एक बारी, फिर इसको नोट कर लेना। अगर हम e टू द पावर x के फंक्शन को एक्सपेंड करके लिखें, e टू द पावर x था क्या, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। भाई x का डेरिवेटिव 1 होगा ना, उसकी पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, पावर 0 रह जाएगी, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्या है 2 इंटू 1, इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे आगे चलता जाऊंगा तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, अगले वाले का, अगले वाला होगा x की पावर 4, 4x क्यूब बाय 4 कट जाएगा उससे, तो ले दे के वापस ये नहीं बचेगा। हाँ यही तो बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो हम कह नहीं सकते कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x। डिफरेंशिएट करके कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना। ये फॉर्मूले लर्न करने हैं हमको, नोट कर लो इसको। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल, ये क्या रूल्स हैं, 3 रूल यहां पे हमको समझने हैं। एक को बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, एक को बोला जाता है कोशेंट रूल, एक को बोला जाता है चेन रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। बच्चे गलती ये करते हैं कि ऐसा लिखते हैं कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का डेरिवेटिव। ऐसे नहीं करना होता, क्योंकि अगर ऐसे करना होता, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बोलो 2x, लेकिन अगर मैं x को तोड़ के लिखूं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स। पहले x का डेरिवेटिव क्या है 1, दूसरे का तो 1 इंटू 1, जबकि डेरिवेटिव क्या आना चाहिए। तो मतलब ऐसे नहीं कर सकते, मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव ऐसे नहीं निकाल सकते कि पहले का कर दो और इंटू दूसरे का कर दो। सो वी नीड अ रूल, और मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या रूल है, प्रोडक्ट रूल, उसका नाम है प्रोडक्ट रूल। जो रूल क्या है कि जैसे सिंबल्स याद कर लो, जैसे फंक्शन डेरिवेटिव को dy बाई dx लिखते हैं ना,
हो सकता है मैं फंक्शन को y से ना रिप्रेजेंट करूं, fx से रिप्रेजेंट करूं। अगर मैं फंक्शन को y से नहीं रिप्रेजेंट करता, अगर तो मैं उसको y से रिप्रेजेंट करता हूं तो उसके डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। अगर मैं उसको f से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं उसके डेरिवेटिव को क्या लिखूंगा, fx से रिप्रेजेंट करता हूं, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ fx, है ना। बट ये थोड़ा लंबा हो गया, तो हमने इसका एक शॉर्टकट भी रखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ fx को f डैश x से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, f डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल डैश एक्स मतलब सेकंड डेरिवेटिव, जैसे एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है, ऐसे f डबल डैश एक्स, ये सेकंड डेरिवेटिव। सो अगर मेरे पास दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं fx इंटू जी एक्स, तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि इनका dy बाई डी एक्स होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे y है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स होगा फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, यही फंडा अगर हम अपने उस पे लगा दें, जैसे हमने बोला कि y को ऐसे, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो तोड़ के, अब लगाओ जरा फंडा, dy बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज दूसरे एक्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एक्स एज इट इज पहले एक्स का डेरिवेटिव, क्या आया 2x, अब करेक्ट आया ना। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, जब तुमको मल्टीप्लीकेशन में डेरिवेटिव लगाना हो। जब डिवीजन में हो, मल्टीप्लीकेशन की बजाय डिवीजन में हो, तो लगता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या है कि अगर y हो fx बाय जी एक्स, तो लगता है कोशेंट रूल, तो dy बाई डी एक्स होता है, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर दो नीचे, नीचे कर दो डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, ऊपर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल है, बस उठा के ये वैल्यूज रख देनी, ठीक है। जैसे यही वाला क्वेश्चन हम देखें कि इसमें होता, अगर डिवीजन में y होता एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स मान लो, तो dy बाई डी एक्स होता, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर कर दो तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या लिखना है, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया, तो डिवीजन में ऐसे लगाना,
इसको बोला जाता है कोशेंट रूल। अब आखिरी रूल है चेन रूल, नोट कर लो इसको। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है जब हमारा फंक्शन ना ऐसे हो, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है, अभी समझाऊंगा एग्जांपल से, इसका डेरिवेटिव होता है एफ डैश जी एक्स में नो चेंज इनटू जी डैश एक्स। क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जैसे हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मूले मत जाओ, जैसे हमारा क्वेश्चन है ये, क्या बोलोगे? यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। एक है तो दो फंक्शन, बट वो कॉम्बिनेशन में, एक फंक्शन दूसरे के थीटा का रोल प्ले कर रहा है, तो ये साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन थोड़ी है, तो यहां प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगेगा। ये है तो एक ही, बट है दो, है ना? तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है? मैं बोल नहीं सकता ये एफ ऑफ जी एक्स है। मान ले मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि है साइन एक्स, और मेरे पास एक फंक्शन है जी एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? ये होगा ना। एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? साइन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स है ये, तो वो ये होगा। तो ये कॉम्पोजिशन में है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि पहले तुम बाहर वाले का डेरिवेटिव कर दो, अंदर वाले को एज इट इज रख लो, फिर मल्टीप्लाई करके अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दो। जैसे बाहर वाला क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, अंदर वाले को इग्नोर कर दो पहले तो, इनटू, अब अंदर वाले के डिफरेंशिएशन की बारी, ये इसका डेरिवेटिव, है ना? पहले तो हमने अंदर वाले को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और फिर हमने अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल, आगे एक टॉपिक आएगा ऑसिलेटरी मोशन, वेव्स, वो सब, तो उसमें जो एक बॉडी चल रही है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, अब ऑसिलेटरी मोशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो सिंपल नहीं होती, वो साइन कॉस में होती है। डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट वो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, ऐसी चीजें देख के 11th के बच्चे स्टार्टिंग बड़े घबराते हैं। अरे तुम सिर्फ उतना देखो, अभी तुम्हें जिससे मतलब है, हमारे लिए ये एक टाइम का फंक्शन है, टाइम का, तो फिर अगर हमारे लिए टाइम का फंक्शन है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है। तो जब एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन होती है, हमें बोला उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन आते हुए भी बच्चे अपनी मेंटल लिमिटेशन की वजह से ये छोड़ देते हैं, वो दिमाग में डरे हुए हैं बस। अरे डेरिवेटिव करो इसका, वेलोसिटी क्या होगी? डी वाई बाय, जो कांस्टेंट होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, अंदर वाले को इग्नोर करते हैं, फिर अंदर वाले का नंबर लगता है ओमेगा टी प्लस थीटा, इट इज समथिंग लाइक 3x प्लस वन, क्योंकि 3 और दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा, नहीं पता तो W बोल लो अभी के लिए, वैसे ही ओमेगा होता है।
ओमेगा टी प्लस थीटा, तो वेरिएबल तो सिर्फ यही है ना, ये दोनों तो कॉन्स्टेंट्स हैं। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 ओमेगा, ये वेलोसिटी। फिर बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो, ए एज इट इज, पीछे लिखवाया था कि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इतना, ये तो एज इट इज था ना, फिर से करोगे ना, फिर इसका एक ओमेगा ही तो निकल के आएगा तब भी। तुम अगर हारोगे ना क्लास 11 में तो अपनी मेंटल ब्लॉकेज की वजह से हारोगे, क्योंकि बहुत लिमिटेड से कॉन्सेप्ट्स हैं और उन्हीं का यूज है। अगर तुम्हें वो नहीं समझ में आए तो तुम्हारे लिए 11th पूरी मुश्किल है। वो लिमिटेड से कॉन्सेप्ट समझ गए, सब में लगाते चलो। तो जब भी कहीं फंसो बेसिक में आ जाओ, बेसिक में मेरे को समझ नहीं आया शायद, ऐसे सोचो। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर पावर हो तो पावर को सबसे आउटर फंक्शन माना जाता है। जैसे y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो पावर को आउटर मानोगे ना, तो तुम्हारे लिए ये एक्स स्क्वायर ही है बस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, तो 2 साइन एक्स। अब अंदर आओ, अंदर मिला साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो इनटू कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ये हो। समझ में? हाँ, चेन रूल लगा। पावर को आउटर मानना है, पावर को आउट, सबसे आउटर पावर है। तो देखो ये डिफरेंशिएशन का हाउ एंड वाई था, इस पे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फिर जो भी इससे थोड़ा सा हायर जाना वो बाद में, बट दैट इज फॉर जेई ओनली। स्कूल के लेवल के हिसाब से तो तुम्हें सब कुछ ही कवर करा दिया, कुछ नहीं बचा ऐसा जो स्कूल में आएगा जो आज की क्लास में ना हो, ठीक है। बट हम इसको हायर ऑब्वियसली लेके जाएंगे और डेप्थ में इसकी घुसेंगे, बट वो एडवांस्ड के लिए। अभी हमें आगे के टॉपिक अगर जो पढ़ने हैं फिजिक्स में विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, उसके लिए ये मोर देन इनफ है। पूरे फिजिक्स में जहां पर भी डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, बड़ी हैरानी की बात, पूरे फिजिक्स में जहां पर भी डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है 99% जगहों पे सिर्फ x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, nx की पावर n-1, बस, और कुछ नहीं लग रहा, बाकी सब एक्स्ट्रा के लिए। समझ में आई बात? तो अभी के लिए इसको हम